हम लोग कल स्टार्ट किए थे कौमार वृत्त, ठीक है। तो पहला अध्याय खोलिएगा। अध्याय 1 जहाँ लिखा हुआ है कौमार वृत्त का इतिहास एवं परिचय। डीएन मिश्रा सर वाली बुक से पढ़ा रहे हैं। पहला चैप्टर खोलिएगा। सबके पास मार्कर होना चाहिए, है ना। एक पेंसिल या पेन होना चाहिए और एक कॉपी अपने पास अलग से रखिएगा। जो हम बोल रहे हैं उसको नोट करिए, जो बुक में मार्क करने के लिए क्या है उसको बुक में मार्क करिए। आवाज आ रही सबको? आवाज आ रही? यस सर। तो पहली लाइन देखिएगा, इसमें आया है कौमार वृत्त के इतिहास में विश्व का प्राचीनतम साहित्य क्या है? वैदिक वाङ्मय। तो वैदिक वाङ्मय को अंडरलाइन करिएगा। फिर इसके बाद तीसरी लाइन देखिएगा, विष्णु पुराण में अष्टांग आयुर्वेद का वर्गीकरण का संकेत मिलता है ना। तो विष्णु पुराण को अंडरलाइन करिएगा। मिल रहा है सब जो बोल रहा हूँ मैं? यस सर। थोड़ा सा नीचे आएंगे, द्वापर। देखिएगा द्वापर में अष्टांग आयुर्वेद का विभाजन धन्वंतरी के द्वारा हुआ है, इसको अंडरलाइन करिएगा। मिला? यस सर। फिर उसके बाद उसी के नीचे चरक संहिता में आयुर्वेद के 8 अंगों का वर्णन है। हमने आपको बताया था जब सुश्रुत सूत्र बता रहे थे, तो वहां पे हमने बताया था कि किसने किस सीक्वेंस में रखा है। तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था, क्या है? एसएस का भूत क्यों आ रहा है? कशास विभुको, ऐसा बताए थे ना चरक के लिए। तो देखिए चरक, यस सर। चरक सूत्र 30 का श्लोक लिखा हुआ है ना। तो काय से स्टार्ट है, कशास विभुको। क से काय, श से शालाक्य, फिर शल्य है। कशाश। वी से विषगर वैरोधिक प्रशमन, जिसको हम लोग अगत तंत्र बोलते हैं। फिर उसके बाद भू से भूत विद्या है। को से कौमारवृत्त है। लास्ट में रसायन और वाजीकरण है। ये ट्रिक क्या बताए थे? कशाश विभू को, ठीक है। इसके बाद सुश्रुत का हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एसएस का भूत क्यों आया। वहां पे शल्य से स्टार्ट होता है, शल्य शालाक्य कौमारवृत्त, है ना। एसएस का भूत भूत विद्या है, कौमारवृत्त है। एसएस का से काय चिकित्सा था, कौमारवृत्त उसके बाद में होता है, ठीक है ना। तो एसएस का भूत क्यों आया, कशाश विभु को। और किसने पहले नंबर पे रखा है? काश्यप। ये काश्यप ने आपको बताया था कि कौमारवृत्त को पहले स्थान पे रखा हुआ है ना। अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, क्या था? कौमारवृत्त अष्टानाम तंत्राणाम आद्यम उच्यते, कल पढ़े थे। अभी आगे फिर आ रहा है। नीचे देखिएगा लिखा हुआ है ऋग्वेद, उसका काल क्या है ऋग्वेद का? अंडरलाइन करिएगा, 4000 से 6000 ईसा पूर्व। मिला? यस सर। ऊपर एक ट्रिक लिखिए, KVH। ऊपर बिल्कुल लिखिए जहां स्पेस खाली है, KVHSC। KVHSC हो गया। यस सर। के नीचे लिखिए 1, V के नीचे 2, H के नीचे 4, S के नीचे 5 और C के नीचे 6। नहीं समझ में आया होगा मैंने क्या लिखा है। आ गया सर। ये क्वेश्चन पूछता है कि किसने बाल रोग को, कौमारवृत्त को किस नंबर पे रखा है। चरक ने किस नंबर पे रखा है? 6वें नंबर पे, सी फॉर चरक। सुश्रुत ने किस नंबर पे रखा है? 5वें नंबर पे, है ना। हारीत है चौथे पे, वाग्भट है दूसरे नंबर पे और काश्यप है पहले नंबर पे है। तो वो मैंने आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक जगह लिखा दिया। बात समझ में आई? नहीं समझे? समझ गए सर। नेक्स्ट पेज पे आइएगा। अथर्ववेद का काल लिखा है 1500 ईसा पूर्व, अंडरलाइन करिएगा। फिर इसके बाद 2 लाइन नीचे देखिएगा, बालकों में कृमि रोग विशेष रूप से मिलता है, अतएव कुमार के कृमि का विशिष्ट उल्लेख है। कहाँ पे? अथर्ववेद में, ठीक है ना। तो अथर्ववेद में बच्चों में कृमि का, जैसे पूछता है कि
बाल रोग का इतिहास क्या है, तो आप वहाँ पे वेदों से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो वेदों से स्टार्ट करेंगे तो जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि विष्णु पुराण में अष्टांग आयुर्वेद का वर्णन वहाँ पे मिलता है, फिर कैसे सुश्रुत में, कैसे चरक में, कैसे काश्यप में, कैसे वेदों में ऋग्वेद में क्या उल्लेख है, अथर्ववेद में क्या उल्लेख मिलता है, तो वो सब आपको थोड़ा थोड़ा सा कोट करना पड़ेगा। और ऊपर एक चीज लिखिएगा, आयुर्वेद का बृहत इतिहास, आयुर्वेद का बृहत इतिहास डैश करके लिखिएगा अत्रिदेव, आयुर्वेद का बृहद इतिहास अत्रिदेव। उसके नीचे लिखिएगा आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास, ये किसका है, हम लोग पढ़ते भी है फर्स्ट ईयर में। आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास किसका है, किस राइटर का, प्रियव्रत शर्मा सर की, आचार्य प्रियव्रत शर्मा। आगे बढ़िए, फिर लिखा हुआ है संगीता ग्रंथों में कौमारभृत, तो प्राचीन संगीता, चरक संगीता, सुश्रुत संगीता, भेल, अष्टांग संग्रह, हृदय, हारीत, है ना। इसकी मौलिकता पर आचार्य प्रियव्रत शर्मा जी ने अपने आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास पुस्तक में संदेह किया है ना, किया है। एवं काश्यप संगीता ग्रंथ उपलब्ध है, इसमें भेल संगीता और काश्यप संगीता खंडित रूप में प्राप्त होता है। चरक ने अष्टांग आयुर्वेद में कौमारव्रत को 6ठे स्थान पे और सुश्रुत ने 5वें स्थान पे, मिला कि नहीं। यस सर। उसको लाइन बाय लाइन पढ़ते रहिए, अंडरलाइन करते रहिए। फिर इसके बाद चरक वाली लाइन फिर रिपीट हो गई है, सुश्रुत वाली लाइन भी जो हम लोगों ने सूत्र एक में अभी पढ़ा था कुछ दिन पहले, वो यहाँ पे रिपीट हुआ है, ठीक है ना। एसएस का भूत क्यों आया, आया से क्या था, अगत तंत्र, और रसायन और वाजीकरण लास्ट में है, ठीक है, लिख लीजिए वहां पे, नहीं तो फिर याद नहीं रहता है। सुश्रुत वाले में लिख लीजिए एस एस का भूत क्यों आया, बार बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। और चरक में क्या ट्रिक बताया है, सर कशाश विभू कशाश को। विभू। लिख के डालो उसको, श्लोक पे लिख डालो। फिर इसके बाद हम लोग हृदय में संग्रह में पढ़ते हैं ना, काय बाल ग्रह और ध्वंग शल्य दृष्टा जरा विषाण, ऐसा हृदय में पढ़ते हैं। और संग्रह में क्या है, वृषय, देखिएगा वृषय है, एक में वृषाण है, मिल रहा है ना। यस सर। यस सर। तो याद रखिएगा किसने किस नंबर पे रखा है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइएगा। काश्यप की बात अगर हम करें, कौमारभृत अष्टानाम तंत्राणाम आद्यम उच्यते, मिला। जी सर। तो काश्यप ने कौमारभृत को सबसे पहले लिखा हुआ है, क्यों, तीसरी लाइन में क्या है, अनेन ही संवर्धित मित्रे चिकित्सन्ति, कौमारव्रत विषय के अंतर्गत वर्णित उपक्रमों के द्वारा हम जिस बालक की सेवा कर उसे बड़ा करते हैं, उसकी चिकित्सा करते हैं, आयुर्वेद के अन्य जो अंग हैं उसी बालक की चिकित्सा भविष्य में करते हैं। इसीलिए कौमारव्रत श्रेष्ठ है, उसी प्रकार जिस प्रकार देवताओं में अग्नि को श्रेष्ठ यहाँ पे बताया है, आयुर्वेद से महतो देवानामी हव्यपः। जब भी हम लोग किसी का अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। देवताओं में हवि लेने के कारण अग्निदेव प्रधान है। हवि यहाँ पे जो हवन वगैरह करते हैं ना, हवन किस में करते हैं, अग्नि में ही करते हैं। तो जैसे हवन लेने की वजह से, हवि लेने से अग्नि प्रधान है, उसी प्रकार से कौमार व्रत भी प्रधान है। क्यों प्रधान है, अनेन ही संवर्धित मितरे चिकित्सन्ति, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों लाइन है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। हारीत का नहीं लिखा हुआ है, ऊपर लिख लीजिएगा हारीत। शल्य शालाक्य काय बाल, शल्य शालाक्य काय बाल, किस नंबर पे आया, बाल रोग, चौथे नंबर पे। चौथे। तो शल्य शालाक्य काय बाल अगध विष एक साथ लिखिएगा, अगध और विष एक साथ लिखिएगा। 5वें नंबर पे अगध विष आ गया, 6ठवें पे भूत है,
देन रसायन, वाजीकरण। आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. उसके ऊपर देखिएगा एक चीज और छूट गया है, कौमारभृत अष्टानाम तंत्राणाम आद्यम उच्यते के ऊपर जो लाइन लिखी है वो भी काश्यप की है, इति अष्टांग तस्य कौमारभृत्यम। कौमारभृत्य सबसे पहले लिखा हुआ है, लिखा। काय चिकित्सा, शल्य, अपहर्तकम, शालाक्यम, विषतंत्र। जी सर। खासियत ये है कि वाजीकरण नहीं है तो वहां वाजीकरण लिख के क्रॉस कर दीजिएगा, वाजीकरण नहीं है। तो विष तंत्र अलग बताया है, अगध तंत्र अलग बताया है, मिला कि नहीं भाई? जब वाजीकरण नहीं बताया तो 8 कैसे हो गए? विष अलग है और अगध अलग है, दोनों को सर्कल बना लीजिएगा। आगे बढ़ें। बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. वाजीकरण लिख के क्रॉस कर दीजिएगा कि काश्यप में वाजीकरण नहीं है, वैसे भी बच्चों के लिए वाजीकरण की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए। अन्य स्थलों पर कौमारभृत्य, तो कुछ रामायण की बात कर रहे हैं, वाल्मीकि मुनिकृत रामायण में राम के राज्य में वृद्ध बाल प्रसवा आदि ये सब विषय आए हुए हैं। थोड़ा सा नीचे आइएगा, महाकवि कालिदास ने कुमार संभव में कुमारोत्पत्ति का प्रसंग है, मिला। यस सर। यस सर। एक वैद्य मनोरमा भी कालिदास की है, तो लिख लीजिएगा वैद्य मनोरमा कालिदास, वैद्य मनोरमा कालिदास। तो ये कुमार संभव कालिदास की हो गई, है ना। थोड़ा सा नीचे आइएगा, कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखा हुआ है ना, कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी वर्णन आया हुआ है। अब थोड़ा जो नीचे बुक्स के नाम लिखे गए हैं वो थोड़ा सा जरूरी है, उसको देखिएगा। कौमारभृत विषयक ग्रंथ, अब जैसे पूछ लेगा कि इनमें से बाल रोग वाले कौन से ग्रंथ हैं, या इनमें से बाल रोग का ग्रंथ नहीं है, तो ऑप्शन दिया रहेगा। तो काश्यप हम लोग को पता रहता है, प्रवर्तक तंत्र है, बंधक तंत्र है और वृद्ध काश्यप संहिता है। दिख रहा है सबको? यस सर। आगे सुधा निधि भी होगा, योग सुधा निधि। रावणकृत कुमार तंत्र है, हिरण्याक्ष तंत्र है। अब बाल तंत्र, कुमार तंत्र, बाल चिकित्सा अमृत, ये सब समझ में आता है कि सब बच्चों के लिए, क्योंकि बाल बाल लगा हुआ है ना। तो जो जो नहीं समझ में आता उसको लिख लीजिएगा। सुधा निधि ने पर्वत पर, सुधा निधि ने पर्वत पर रावण को बंधक बनाया। सुधा निधि ने, सुधा निधि ने पर्वत पर रावण को बंधक बनाया। आगे बढ़ा जाए। इसमें हिरण्याक्ष तंत्र को स्टार बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है ना। तो सुधा निधि से आपका हो गया। नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, योग सुधा निधि है। पर्वत से क्या हो गया? पर्वतक तंत्र। रावण से रावण तंत्र, रावणकृत कुमार तंत्र हो गया आपका। बंधक से बंधक तंत्र हो गया। नेक्स्ट पेज पे हिरण्याक्ष तंत्र, उसको अंडरलाइन करिएगा। ऊपर लिखिएगा बाल तंत्र, ऊपर जो स्पेस है बाल तंत्र डैश करके लिखिएगा कल्याण वैद्य, बाल तंत्र कल्याण वैद्य। दूसरा लिखिए कुमार तंत्र, ये किसका है? अभी बोला है रावण। रावण सर। कुमार तंत्र रावण, बाल तंत्र कल्याण वैद्य। और तीसरा लिखेगा शिशु रक्षा रत्न, शिशु रक्षा रत्न, ये किसका है? लिखिए पृथ्वीमल, पृथ्वीमल। क्यों लिखा है सर जी? जब हमारी किताब में लिखा हुआ है, पैराग्राफ पढ़िए। काश्यप संहिता खंडित रूप में उपलब्ध है, इसके बाद मध्यकाल यानी 8वीं सदी से 10वीं सदी के मध्य की रावणकृत कुमार तंत्र मिला।
यस सर। कल्याणक वैद्य विरचित बालतंत्र, तो बालतंत्र किसका हो गया? कल्याण वैद्य। उसके आगे देखिए शिशु रक्षा रत्न नामक ग्रंथ जो पृथ्वी मल्ल द्वारा लिखित है। तो हमने तीनों आपको ऊपर लिखा दिया, अपने हाथ से लिखे रहोगे तो याद रहेगा। आगे बढ़ा जाए। एक देखिए कुमार तंत्र जो है एक रावण कृत है। आपका जो चार्ट बना है उसमें देखिएगा एक रावण सॉरी कुमार तंत्र कविराज यामिनी भूषण द्वारा लिखा गया है, दिख रहा है पहला ही। यस सर। इनका काल 1920 है, अलग है, ध्यान रखिएगा। और डॉक्टर रघुवीर प्रसाद त्रिवेदी जी की एक है चौखम्बा से कौमार भृत्यम, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक लाइन और नीचे आइएगा, कुमार तंत्र समुच्चय किसकी है? रमानाथ द्विवेदी जी की है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा। फिर नीचे कौमार भृत्य एक देवेंद्रनाथ मिश्र डी एन मिश्रा सर की जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर एक अयोध्या प्रसाद अचल की है। नेक्स्ट पेज पे देखिएगा चाइल्ड हेल्थ केयर इन आयुर्वेदा, मिला? इंग्लिश में लिखा हुआ। ये भाई अभिमन्यु सर हैं, अभी कुछ दिन पहले प्रोग्राम में आए थे, वाइस चांसलर हैं इस समय, है ना? आप लोग जानते होंगे इनको, बाल रोग से हैं। और इनका क्या है? चाइल्ड हेल्थ केयर इन आयुर्वेदा। प्रोफेसर प्रेमवती तिवारी मैम का जैसे स्त्री प्रसूति पे है, वैसे यहाँ पे कौमार भृत्य इन आयुर्वेदा, ये भी इनकी बुक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे देखें, आधुनिक बाल चिकित्सा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स क्या है? सबसे पहली बात तो पंचम शती में आधुनिक चिकित्सा के जन्मदाता हिप्पोक्रेट्स, है ना? मॉडर्न मेडिसिन की जन्मदाता कौन है? हिप्पोक्रेट्स, अंडरलाइन कर लीजिएगा। बढ़िया, फटाफट आगे। नेक्स्ट पेज पे, 8 नंबर पेज पे, कौमार भृत्य की निरुक्ति एवं परिभाषा कहाँ से लिखेंगे? कुछ चीजें आ रही हैं जो हमने कल आपको स्टार्टिंग में दिखाया था निरुक्ति कौमार भृत्य की, यस सर। उसको यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद देखिएगा कौमार भृत्य की निरुक्ति चक्रपाणी की टीका में किस प्रकार है? कुमारस्य भरणम अधिकृत कृतम कौमार भृत्यम, मिला? नीचे से तीसरी लाइन, कुमारस्य भरणम अधिकृत कृतम कौमार भृत्यम चक्रपाणी, उसी के आगे लिख लीजिएगा। नहीं मिल रहा है? मिला सर। चक्रपाणी कुमारों के भरण पोषण के लिए जो तंत्र है वही कौमार भृत्य है। ये आपका निरुक्ति हो गई। फिर नीचे देखिएगा कौमार भृत्य की परिभाषा जो सुश्रुत में हम लोग पढ़े हैं, हमने बताया था कि किसी भी अंग की परिभाषा बतानी होगी तो सबसे अच्छी परिभाषा सुश्रुत में ही बताई गई है। तो कौमार भृत्य नाम कुमार भरण धात्री क्षीर संशोधनार्थम, है ना? धात्री जो है उसके क्षीर में अगर कोई दोष है उसका संशोधन करना है, दुष्ट स्तन्य ग्रह बाधा इन सब और अन्य व्याधियों के उपशमन के लिए जो कार्य करते हैं वो कौमार वृत्त के अंतर्गत ही है। तो ये श्लोक भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है? आगे देखिएगा सुश्रुत संहिता की टीका करते हुए चक्रपाणी ने अपनी पूर्व निरुक्ति में कुछ परिवर्तन किया है। तो जो कुमारस्य भरणम अधिकृत कृतम कौमार वृत्तम है, ये आपको पता होना चाहिए कि चक्रपाणी को चरक चतुरानन और सुश्रुत सहस्त्र नयन बोलते हैं, ऐसा पता है? यस सर। क्योंकि इन्होंने दोनों पे टीकाएं लिखी हैं। तो जो कुमारस से भरण अधिकृत कृतम कौमार वृत्तम है, ये चरक की टीका पे की है इन्होंने, चरक की टीका। और आगे जो है कुमाराणाम वृत्ति धारणम पोषणम च तस्ेदमिति कौमार वृत्तम, ये भी चक्रपाणी की टीका है, लेकिन ये सुश्रुत संहिता पे टीका है। तो दोनों याद रखिएगा, वहां भी लिख लीजिएगा चक्रपाणी। कुमार की सेवा धारण पोषण, तो यहाँ पे क्या है? सेवा भी है, धारण भी है और पोषण है, तीनों को अंडरलाइन कर लीजिएगा, लिखिएगा। ऊपर लिखिएगा सुश्रुत उत्तर तंत्र 1 से 26 शालाक्य, 1 से 26 शालाक्य, 27 से 38 कौमार भृत्य,
27 से 38 कौमार भृत्य, 39 से 59 39 से 59 काय चिकित्सा, लिख रहे हो छूट जा रहा, लिख रहे हैं सर। 39 से सर 39 से 59 काय चिकित्सा, 60 61 62 ये भूत विद्या है, 60 61 और 62 ये भूत विद्या। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे और एक अच्छा लगता है, हारीत का लगता है कौमारभृत की परिभाषा, नीचे देखिए, गर्भोपक्रम विज्ञानम सूतिकोप्रमस्त था, मिला, यस सर। यस सर। गर्भोपक्रम विज्ञानम सूतिकोपक्रम अस्तथा बालानाम रोग शमनी क्रिया बाल चिकित्सितम, हारीत संहिता प्रथम स्थान का है ये, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गर्भ के लिए उपक्रम अथवा गर्भकालीन उपक्रम, सूतिकाकालीन व्यवस्था एवं बालकों के रोगों का शमन, इन सब का अंतर्भाव कौमारभृत बाल चिकित्सा में किया जाता है। ये हारीत का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। जब गर्भिणी की जो हम मासानुमासिक पढ़ते हैं, चाहे वो सूतिका काल हो, है ना, सूतिका की परिचर्या हम लोग पढ़ते हैं, या बच्चों में कोई व्याधि हो जा रही है, इन सब का अंतर्भाव हारीत ने किसमें किया है, बाल रोग में किया है, कौमारभृत्य में किया है, ठीक है। जो आचार्य रघुवीर प्रसाद द्विवेदी जी कौमारभृत्यम है, उसकी एक श्लोक दे रखा है, उसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाइएगा, कौमारभृत्य का क्षेत्र, नेक्स्ट पेज पे आइए। मिला। यस सर। तो उत्तर तंत्र में कहाँ कहाँ वर्णन है, सुश्रुत में अभी हमने बताया है, शुक्र आर्तव के संयोग से गर्भ का जब निर्माण होता है, उसको फिर स्तन के रोग, क्लैव्य, मूढ़ गर्भ, गर्भिणी के रोग, गर्भिणी की मासानुमासिक परिचर्या, दौहिर्द अवस्था, योनि व्यापक, बंध्यत्व चिकित्सा एवं उत्तर स्थान में वर्णित संबंधित अंश अथवा प्रसवोपरांत होने वाली व्याधियों का संशमन कौमारभृत्य का क्षेत्र है। क्योंकि कहीं भी अष्टांग आयुर्वेद में स्त्री प्रसूति नहीं है, तो स्त्री प्रसूति रोग का भी समावेश किसमें किया गया है, कौमारभृत्य में है। तो इसीलिए कौमारभृत्य का क्षेत्र थोड़ा सा व्यापक हो जाता है, वो वाला जो विषय है हमारा वो भी इसी में ऐड हो जाएगा। आगे बढ़िए, कौमारभृत्य विषय का महत्व, फिर वही बात है, कौमारभृत्य वाई इम्पोर्टेंट, क्यों महत्वपूर्ण है कौमारभृत्य, भैया जिसकी हम चिकित्सा करके बड़ा करेंगे, वो उसी की सब आगे चिकित्सा करेंगे, रोजी रोटी कमाएंगे। हम ही नहीं चिकित्सा करेंगे तो बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो वही श्लोक आपका यहीं पे रिपीट हो गया है, जैसे देवताओं में अग्नि प्रधान है, वैसे ही अष्टांग आयुर्वेद में कौमारभृत्य प्रधान है, क्योंकि हम इन्हीं की चिकित्सा करते हैं बच्चों की, और यही आगे अन्य जो आयुर्वेद के अंग हैं वो इनकी चिकित्सा करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात आती है काश्यप की, यूजी में भी लॉन्ग क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है, 20-20 नंबर के, 15-15 नंबर के काश्यप वैशिष्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऊपर लिखिएगा, मूल उपदेष्टा, मूल उपदेष्टा काश्यप, मूल उपदेष्टा काश्यप, तंत्रकर्ता, नीचे लिखिएगा तंत्रकर्ता डैश करके, ऋचिक पुत्र, ऋचिक जैसे ऋषि लिखते हैं वैसे री चीक, च में छोटी की मात्रा, ऋचिक पुत्र जीवक, यानी जीवक के पिता का नाम क्या हो गया, ऋचिक। हाँ, तो तंत्रकर्ता ऋचिक पुत्र जीवक। फिर लिखिए प्रतिसंस्कर्ता, प्रतिसंस्कर्ता वात्स्य, वात्स्य, व आ की मात्रा, आधा त आधा स य, वात्स्य। ब्रैकेट में लिखिए, वात्स्य को यह संहिता, वात्स्य को यह संहिता अनायास यक्ष से मिली, अनायास
अनायास यक्ष से मिली। अनायास यक्ष से मिली। अभी तक जो हमने बताया आपको उसमें देखिए 3 चीजें अगर हमको याद रखना पड़े तो सबसे पहली बात तो कौमारभृत्य नाम कुमार भरण धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थ दुष्ट स्तन्यग्रह समुत्थानांच व्याधि नाम उपशमनार्थम। ये किसका है? सुश्रुत। सुश्रुत का। दूसरा चक्रपाणी की दोनों टीकाएं आपको पता होना चाहिए। तीसरा काश्यप ने जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है वो श्लोक पूरा नहीं याद हो रहा है तो बस खाली शुरुआत करके डैश डैश करके रेफरेंस जरूर लिख दीजिएगा। और वो जो है क्यों महत्वपूर्ण है कौमारभृत्य वो वाला अनेन ही संवर्धित वाला कौमारभृत्य अष्टानाम तंत्राणाम माध्यम उच्चते वाला वो 3 लाइन भी लिखिएगा। और एक जो चक्रवाणी की हमने बताया कि कुमारस्य भरणम अधिकृत कृतम कौमारभृत्यम, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो बार बार रिपीट हुई और आपको पता होना चाहिए। और कुछ पुस्तकों के नाम बताएं वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग काश्यप की बात कर रहे हैं तो ऊपर लिखिएगा MTP। ऊपर लिखिए एम, जहां पे आपने लिखा है ना तंत्रकर्ता उपदेष्टा और ये प्रतिसंस्कर्ता वहीं पे साइड में लिख लीजिए चाहे नीचे लिख लीजिएगा। याद करने के लिए ट्रिक बता रहे हैं। MTP, एम फॉर मूल उपदेष्टा, T फॉर तंत्रकर्ता, P फॉर प्रतिसंस्कर्ता। नहीं समझे? समझ गए सर। तो MTP उसी के नीचे लिखिएगा KJV। KJV ठीक है। यस सर। यस सर। फिर लिखिएगा वात्स्य काल 6वीं से 7वीं सदी। वात्स्य का काल क्या है? 6वीं से 7वीं सदी। थोड़ा सा कहानी की तरीके से हम लोग पढ़ लेते हैं काश्यप संहिता का परिचय। जिस प्रकार पुनर्वस वात्रेय द्वारा उपदेशित तथा अग्निवेश द्वारा निविद्ध तंत्र अग्निवेश तंत्र के नाम से प्रचलित हुआ जिसको हम लोग चरक संहिता कहते हैं। अग्निवेश कृते चरक प्रति संस्कृते ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। यस गढ़वाल सर। गढ़वाल ने उसको पूरा किया, संपूरक है। तो जिस तरीके से हम वहां भी पढ़ते हैं आज प्राप्त काश्यप संहिता का नाम वृद्ध जीवक तंत्र होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना चरक संहिता का नाम क्या होना चाहिए? अग्निवेश तंत्र होना चाहिए। अग्निवेश तंत्र। वैसे काश्यप संहिता का नाम क्या होना चाहिए? वृद्ध जीवक तंत्र। वृद्ध जीवक तंत्र होना चाहिए। इसमें महर्षि काश्यप ने उपदेश दिए हैं तथा ऋचि के पुत्र वृद्ध जीवक ने उनके उपदेशों का संकलन किया है। आगे चलकर यह ग्रंथ लुप्त हो गया और तब पुनः तदवंशीय वास्य नामक आचार्य ने पुनरुद्धार एवं प्रतिसंस्कार किया। ये सारी चीजें हमने आपको ऊपर अलग से लिखा दिया। ऐसा विवरण संहिताओं में प्राप्त होता है। वात्स्य को अनायास नामक यक्ष से यह संहिता प्राप्त हुई थी। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है वो मैंने आपको ऊपर लिखा दिया सब, ठीक है। यस सर। नीचे आ जाइए हम। प्राचीनतम काश्यप संहिता 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2वीं शताब्दी एनो डोमिनी है ना, एडी एनो डोमिनी जिसको बोलते हैं। और फिर वृद्ध जीवक द्वारा प्रस्तुत 4वीं से 6वीं शताब्दी और वात्स्य द्वारा प्रस्तुत 7वीं शताब्दी। ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। कहाँ से? प्रोफेसर प्रेमवती तिवारी ने काश्यप संहिता की आंग्ल भाषा की टीका के प्रारंभ में निम्नलिखित निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। तो कुल मिलाकर अगर कंक्लूजन कहा जाए तो 6 BC से 2 AD, वहां पर लिख लीजिए 6 BC टू 2 AD, ये आपका काल हो गया इसका। आगे देखिए वर्तमान उपलब्ध काश्यप संहिता चौखंबा वाराणसी द्वारा प्रकाशित है। नेपाल में उपलब्ध पांडुलिपि के आधार पे है, मतलब ये खंडित रूप में है और इसकी पांडुलिपि कहाँ पे मिली? नेपाल में। नेपाल। और यह पांडुलिपि ताड़पत्र पे 21.5 और 2 से 1/4 आकार में है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। बीच बीच में बहुत से पृष्ठ विलुप्त हैं। जब आप काश्यप संहिता ले लेंगे ना देखेंगे वो कंटिन्यू नहीं है, वो बहुत खंडित रूप में है, लेकिन जो भी है सही है ना।
बहुत से पेज उसमें से गायब हो गए हैं, बहुत से श्लोक उसमें से गायब हो गए हैं, कहीं से कहीं पहुंच जाती है वो संहिता। सूत्र स्थान में आदि के 16 से 17 अध्याय तथा अंतिम खिल स्थान के 25वें अध्याय के बाद का भाग खंडित है। ठीक है, तो आगे देखिएगा। सूत्र स्थान 30 अध्याय, निदान 8, विमान 8, शारीर 8, इंद्रिय 12, चिकित्सा 30, सिद्धि 12, कल्प 12। यानी सिद्धि और कल्प चरक में भी है और यहाँ भी है, दिख रहा है। यस सर। तो लगभग लगभग आप देखिएगा वही है। तो खिल स्थान के 80 अध्याय मार्क कर लीजिएगा उसको। खिल स्थान के कुल कितने हैं? 80 अध्याय। और अगर इस संहिता की विशेषता बताने को कहा जाए, वैसे अभी हम काश्यप वैशिष्ट लिखाएंगे आपको, कुछ बातें यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेहन कर्म है, फक्त रोग है, जाति हारणी विवेचन है, फल प्राशन संस्कार है, धूप कल्प है ना, इसकी मौलिकता है, मतलब ये यहीं पे है, अन्यत्र कहीं नहीं मिलेंगे। बाल ग्रहों की संख्या की वृद्धि। सुश्रुत में हम लोग कितने बाल ग्रह पढ़ते हैं? 9 पढ़ते हैं, 6 और 3 9। यहाँ पे कितना है? 10 है बाल ग्रह की बात। हम लोग स्वरस कल्प श्रित शीत फंड 5 ही पढ़ते हैं। सुश्रुत में एक बढ़ा हुआ, यहाँ पे एक और बढ़ गया, 7 हो जाता है। देखिएगा नीचे से दूसरी लाइन, सप्तविध कषाय कल्पना चूर्ण एवं अभिषव मिला, यस सर। वो भी काश्यप का ही है। 64 प्रकार के सूत्रकारों का भी हम लोगों ने पहले भी पढ़ा। कर्ण वेदन की बात यहाँ पे आई हुई है। ये तमाम चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। और फिर इसके बाद जैसे हम लोग अन्य संहिता ग्रंथों में आयुर्वेद का अवतरण पढ़ते हैं, यहाँ भी बताया गया है, कहानी पढ़ने से अच्छा है। नेक्स्ट पेज पे एक फ्लो चार्ट। देखिएगा, काश्यप संहिता के मत से वहां पे पहले चार्ट बना हुआ है आपका। ब्रह्मा है, दक्ष प्रजापति है, अश्विन है, इंद्र है। फिर उसके बाद काश्यप वशिष्ठ अत्रि भृगु दिया हुआ है, जीवक है, वृद्ध जीवक है, अनायास यक्ष है और वात्स्य है। किसने क्या किया है वो मैंने आपको लिखा दिया है, आप चाहें तो वहां भी लिख सकते हैं, है ना। MTP, एम कहाँ पे आएगा? काश्यप के बगल में एम लिखिएगा, मूल उपदेष्टा। चार्ट बना हुआ है, सबसे बाएं काश्यप संहिता का मत लिखा हुआ है। यस सर। तो काश्यप सर्किल बनाइए, मूल उपदेष्टा। जीवक सर्किल बनाइए, तंत्रकर्ता। और नीचे वात्स्य है, सर्किल बनाइए, प्रतिसंस्कार। नेक्स्ट पेज पे आइएगा, थोड़ा सी कहानी पढ़ लीजिएगा। महर्षि काश्यप के बारे में दिया हुआ है, वृद्ध जीवक और वात्स्य के बारे में दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा, यूजी के लिए बता रहे हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, जितना भी हमने बताया वो। फिर यहाँ पे काश्यप, वृद्ध जीवक और वात्स्य के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आ जाइए हम लोग दूसरे चैप्टर पे आते हैं, वय वर्गीकरण एवं सामान्य चिकित्सा। सेकंड चैप्टर। किसी को कोई असुविधा तो नहीं हो रही, समझने में कोई दिक्कत? नो सर। बाकी लोग बताओ भाई। नो सर। नो सर। आओ सेकंड। तो काश्यप के अनुसार जो वय वर्गीकरण है, गर्भावस्था, बाल्यावस्था, कौमारावस्था, इस श्लोक भी देखेंगे, पहले पेज पे आपकी बुक में दिया हुआ है, गर्भ बाल कुमाराख्यम मित्येतत् त्रिविधम वयः मिला, पहली लाइन दिया हुआ है। गर्भ बाल और कुमार ये त्रिविध वय होते हैं। गर्भ कब तक है? जन्म तक है। बाल्यावस्था 1 वर्ष तक है और कौमारावस्था दूसरे से 16वें वर्ष तक है। तो गबाकू याद करने के लिए क्या हुआ? गबाकू, गर्भावस्था, बाल्यावस्था, कौमारावस्था। फिर इसके बाद सेकंड लाइन में है यौवनम मध्यम वृद्ध। यौवन है, मध्यम है और वृद्ध है, ये आगे के 3 एज हैं, है ना। वर्षावारा क्षीरप स्याद्यावत पीबती वापयः। तो इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सभी आचार्यों ने प्रायः संपूर्ण वय को बाल, युवा और वृद्धावस्था में विभाजित किया है और कौमार वृत्ति में वय वर्गीकरण का विशेष महत्व है। तो काश्यप वाली ये लाइन गवाकू
और यौवन, मध्यम और वृद्ध, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएंगे, चरक विमान का देखिएगा आया हुआ होगा, तद्वयो यथा स्थूल भेदन त्रिविधम बालम मध्यम जीर्णम इति। अभी हम लोगों ने चरक क्या पढ़ा, बाल्यावस्था, मध्यमावस्था और जीर्णा यानी कि वृद्धावस्था। वृद्धावस्था क्या था, 60 से 100 था, यही बताया हमने। मध्यमावस्था क्या था, 30 से 60 था चरक का। और बाल्यावस्था क्या है, 1 से 30। समझ में आ रहा है। चरक विमान आपकी बुक की लाइन में बोल रहा हूं, पेज नंबर 15, वय वर्गीकरण पढ़ रहे हैं हम लोग। तो चरक विमान की लाइन बता रहे हैं, त्रिविधम बालम मध्यम जीर्णमिति। तो बालम के ऊपर लिख लीजिएगा 1 से 30, मध्यम के ऊपर लिख लीजिएगा 30 से 60 या 31 से 60, जो भी आपको लिखना हो। और 60 से 100 तक क्या हो जाएगा आपका, वृद्धावस्था। ये हुआ आपका चरक का। इसके बाद सुश्रुत का भी देखिए उसी के नीचे, बाल्यम मध्यम वृद्धिमिति। बुक को स्कैन कर दिया करें, ऐसे दिक्कत हो रही हो तो। यस सर। चलिए कल से ऐसा करेंगे। बाल्यम मध्यम वृद्धि, ये आपका हुआ सुश्रुत के अनुसार। तत्रोन षोडश वर्षा बाला, वहां पे 16 वर्ष तक बालक है। तो जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, कौन कौन सा था, क्षीरप, क्षीरान्नाद और अन्नाद। क्षीरप कब तक है, 1 वर्ष तक है। क्षीरान्नाद कब से कब तक है, 1 से 2 वर्ष। 1 से 2। और उसके बाद का जो है 16 वर्ष तक ये आयु आपका अन्नाद, क्षीरप, क्षीरान्नाद और अन्नाद। याद रखिएगा ये आपका बाल्यावस्था है 16 वर्ष तक। फिर इसके बाद देखिएगा, तेष संवत्सर परा क्षीरपा, द्वि संवत्सर परा क्षीरान्नाद, परतो अन्नादा इति। ये श्लोक याद होना चाहिए। फिर इसके बाद आपका देखिए आगे अष्टांग हृदय की बात है, देख लीजिएगा उसको भी। त्रिविधम कथितो बाल क्षीरान्नो भयवर्धन वयस्त्वा षोडश बालम तत्र धात्वी इंद्रिय ओजसाम। ये अष्टांग हृदय शरीर का है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। और संग्रह की एक लाइन जो दे रखी है नीचे से, चौथी पांचवी लाइन इसी पेज पे देखिएगा, बाल्य वृद्धि प्रभा मेधा त्वक शुक्र अक्षि श्रुति इंद्रियम। मिला, अन्य पुनराहु बाल्य वृद्धि प्रभा मेधा, ऐसा लिखा हुआ है वहां पे। यस सर। उसको मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे आइएगा। जो अभी हमने आपको चार्ट बताया है उस चार्ट को पूरा उतार लीजिएगा, वही इंपॉर्टेंट है, दैट इज सफिशिएंट, है ना। लिखिएगा ऊपर, गर्भ गर्भाधान वय, विभिन्न आचार्यों के अनुसार गर्भाधान वय क्या होनी चाहिए, लिखिएगा। संग्रह, पहले लिखिएगा अष्टांग संग्रह, मेल 25 फीमेल 16, मेल 25 फीमेल 16, वो मेल फीमेल वाला सिंबल बना लिया करिए। मेल 25 फीमेल 16, हृदय में लिखिएगा मेल 20 फीमेल 16। फिर लिखिएगा, संग्रह के अनुसार विवाह की आयु, संग्रह के अनुसार विवाह की आयु मेल 21 फीमेल 12, मेल 21 फीमेल 12। पहले मुझे भी कंफ्यूजन होता था, फिर मेरे दिमाग में आ गया पहले शादी ब्याह और गौना अलग अलग होता था, है ना। 3-4 साल 5 साल के बाद गौना आता था, पहले ऐसा होता था। यस। तो कुछ कॉन्सेप्ट यही रहा होगा, गर्भाधान का काल अलग दिया हुआ है और विवाह का अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो 21 और 12। फिर वही एक लाइन और लिखिएगा, आचार्य सुश्रुत के अनुसार समान वीर्य आयु, आचार्य सुश्रुत के अनुसार समान वीर्य आयु।
पुरुष 25, पुरुष 25, स्त्री 16। कहाँ से? बिल्कुल नीचे इसी पेज पे श्लोक देखिएगा, पंच विषय ततो वर्षे पुमान नारी तु षोडशे, मिला? सुश्रुत सूत्र 35 का श्लोक, Yes, sir. अंडरलाइन करिए उसको, वही है। समत्वागत वीर्यो तो जानियात कुशलो विषय, मतलब दोनों में वीर्य समान हो जाते हैं तो आयु क्या है? पंच विषय 25 और षोडश यानी 16 वर्ष नारी, ये सम वीर की आयु है। उसी के ऊपर देखिएगा, गर्भ 9 चंद्रमास लिखा है, बाल क्षीरप 1 वर्ष की वय, क्षीरान्नाद 2 वर्ष और अन्नाद 3 से 16 वर्ष, मिला? Yes, sir. चलो कॉपी फटाफट लिखो, फटाफट लिखो चलो। चरक 3 एरो बनाओ, बाल मध्य जीर्ण, बाल मध्य जीर्ण, लिख लिया? Yes, sir. सर प्लीज एक बार फिर से बोल दीजिए। चरक 3 एरो बनाइए, पहले एरो पे बाल यानी बालक, उसमें ब्रैकेट में लिखिए जन्म से 30 वर्ष, जन्म से 30 वर्ष। इसको भी 2 एरो बनाइए, बालक पे 2 एरो बनाइए। पहले एरो पे लिखिए अपरिपक्व धातु, अपरिपक्व धातु, ब्रैकेट में लिखिए अप टू 16 ईयर्स, 16 वर्ष तक, अप टू 16 ईयर्स, अपरिपक्व धातु। दूसरे एरो पे लिखिएगा विवर्धमान धातु, विवर्धमान धातु, लिख लिया? विवर्धमान धातु, Yes, ब्रैकेट sir. ब्रैकेट में 17 से 30, 17 से 30 वर्ष। दूसरे एरो पे बनाइएगा जो बाल के बाद मध्य था, हमने कहा था ना चरक पे 3 एरो बनाइए, बाल मध्य और जीर्ण। दूसरा मध्य, इसकी आयु क्या है? 30 से 60 वर्ष, मध्य पे 30 से 60 वर्ष। और तीसरा है एरो जीर्ण, 60 से 100 वर्ष, 60 से 100 वर्ष। हो गया? हेडिंग डालिएगा सुश्रुत, फटाफट लिखिए, बहुत है। सुश्रुत 3 एरो बनाइए इसमें, बाल मध्य और वृद्ध, बाल मध्य और वृद्ध। बाल में लिखिएगा ब्रैकेट में 0 से 16, 0 से 16 वर्ष। 3 एरो बनाइए, क्या बनेगा? 3 एरो पे क्या लिखेंगे? क्षीर 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 क्षीरप क्षीरन्नाद और अन्नाद। क्षीरप क्षीरन्नाद और अन्नाद। क्षीरप पे लिखिएगा अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर। क्षीरन्नाद पे लिखिए अप टू 2 ईयर, और अन्नाद में लिखिएगा 2 से 16 वर्ष, 2 से 16 वर्ष। फिर मध्य में 4 एरो बनाइए, मध्य के ब्रैकेट में लिखिएगा 16 से 70, मध्य के ब्रैकेट में लिखिए 16 से 70। 2 एरो बनाइए, सॉरी 4 एरो। पहले पे क्या लिखेंगे? वृद्धि, पहले चारों लिख डालिए, फिर बना ब्रैकेट में लिखाते हैं वृद्धि, यौवन, तीसरे पे संपूर्णता और चौथे पे हानि। वृद्धि, यौवन, संपूर्णता और हानि। तो वृद्धि के ब्रैकेट में लिखिए अप टू 20 ईयर्स, अप टू 20 ईयर्स, अप टू 20 ईयर्स। यौवन में लिखिए अप टू 30 ईयर्स, अप टू 30 ईयर्स। संपूर्णता अप टू 40, अप टू 40। और हानि में लिखिए अप टू 70। हो गया? Yes, sir. तीसरा हो गया वृद्ध, 70 के बाद, 70 के बाद वृद्ध हो जाएगा।
लिख लीजिएगा। संग्रह भी सेम है सुश्रुत के समान, परंतु मध्यम अवस्था 16 से 60, मध्यम वय 16 से 60, वृद्धावस्था मोर देन 60 ईयर, वृद्धावस्था मोर देन 60 ईयर्स। और एक लाइन इसी में लिख लीजिएगा संग्रह में ही। बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में प्रभा मेधा, बाल्यावस्था में प्रभा मेधा धातु शुक्र इंद्रिय वृद्धि, धातु शुक्र इंद्रिय वृद्धि। लिखिएगा। जहां पे वृद्धि यौवन संपूर्णता हानि, तो वृद्धि में आप ये भी लिख सकते हैं 16 से 20, यौवन में 20 से 30, संपूर्णता में 30 से 40 और हानि में 40 से 70। फिर से बोल रहा हूं, वृद्धि 16 से 20, यौवन 20 से 30, संपूर्णता 30 से 40 और हानि 40 से 70। हो गया। यस सर। एक डालिए आचार्य पाराशर, पाराशर। इसमें 3 चीजें लिखिए, 3 एरो बनाइए। पहले एरो पे लिखिए गौरी, गौरी। दूसरे एरो पे लिखिए रोहिणी और तीसरे एरो पे लिखिए कन्या, कन्या। और चौथे एरो पे लिखिएगा रजस्वला, रजस्वला। लिख लिया। पहला क्या हेडिंग डाले, पहला क्या लिखिए एरो, गौरी। लिखिए 8 वर्ष तक, गौरी पे लिखिए 8 वर्ष तक। रोहिणी में लिखिए 9 वर्ष तक या 9, और कन्या में लिखिए 10। तो याद करने के लिए मैंने बनाया था गोरकी, गोरकी, है ना। तो गोरकी से क्या हुआ, गौरी, र से रोहिणी और क से कन्या। तो 8 9 10 याद रहेगा। Yes, sir. इसके बाद मोर देन 10 हो जाएगा आपका रजस्वला, मोर देन 10 रजस्वला। है बहुत खुरापाती सब्जेक्ट और पूछने वाले भी, लेकिन जो चीजें इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बन सकता है वो हम आपको नोट करा दे रहे हैं। फिर लिखिएगा हारीत के बारे में थोड़ा सा लिखिएगा, हारीत। हारीत में लिखिएगा, 2 एरो बनाइए इसमें, 2 2 के 2 एरो बनाइए। पहले हारीत पहला लिखिए वर्गीकरण, 2 एरो बनाइए। पहले एरो पे लिखिए 5 वर्ष तक कन्या, डैश करके लिखिए बाला। 5 वर्ष तक क्या बोलेंगे उसको, बाला। 5 वर्ष तक डैश करके लिखिए बाला। दूसरे एरो पे लिखिए 11 वर्ष तक डैश करके लिखिएगा मुग्धा, मुग्धा। 11 वर्ष तक मुग्धा। फिर लिख लीजिए काश्यप, काश्यप खिल स्थान के अनुसार। 2 वर्गीकरण लिखिएगा। पहला लिखिएगा काश्यप खिल स्थान, पहला लिखिएगा। 3 एरो बनाइए, गर्भ बाल कुमार, गर्भ बाल और कुमार। गर्भ ब्रैकेट में जन्म तक, गर्भ ब्रैकेट वही बताया ना गबाकू, गर्भ जन्म तक। बाल 1 वर्ष तक ब्रैकेट में क्षीरप, 1 वर्ष तक क्षीरप।
और कुमार में लिखिए 1 से 16 वर्ष, कुमार में लिखिए 1 से 16 वर्ष, ब्रैकेट में अन्नाद, अन्नाद हो गया। Yes, sir. पेज नंबर 17 पे आइए जरा। पेज नंबर 16 के बिल्कुल नीचे देखिएगा, जहाँ पे सुश्रुत वाला श्लोक अभी हमने आपको बताया है कि 25 और 16 वर्ष में वीर्य समानता हो जाती है, वहीं नीचे लिखा होगा महर्षि काश्यप ने स्पष्ट किया है कि आरोग्य एवं आहार आदि सामान्य हो तो पूर्णता या गर्भाधान योग्यता की अवस्था इसके पूर्व भी आ सकती है। मतलब आरोग्यता हो और आहार आदि प्रॉपरली अगर ले रहा हो व्यक्ति, तो ये जो आयु बताया है इसके पहले भी समान वीरता यानी वीर्य मैच्योरिटी आ सकती है, या गर्भाधान की जो आयु बताई गई है वो उसके पहले भी हो सकता है, ऐसा बता रहे हैं। और नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, महर्षि हारीत ने 5 वर्ष तक की कन्या को बाला, आगे 6 वर्ष तक यानी 11 वर्ष तक कन्या को मुग्धा कहा है, अभी हमने आपको लिखा दिया है। पुनः 12 वर्ष तक बाला एवं आगे 7 वर्ष तक मुग्धा कहा है, तो दोनों याद रखिएगा, कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको एक ही लिखाया है। 17 नंबर पेज का जो पहला वाला श्लोक है बिल्कुल ऊपर, अर्वांगपि यदाहार विशेषाद, मिला, आरोग्याच पूर्णे भवति इति परिषद, मिला ऐसा कुछ? Yes, yes, sir. ये पूछा गया एग्जाम में, किसका रेफरेंस है, तो याद रखिएगा वही चीज है कि आचार्य काश्यप ने कहा है कि आरोग्यता है और आहार प्रॉपरली मिल रहा है, तो ये सवीरता जो समान वीरता है ये समय के पूर्व भी आ सकती है, तो वहाँ क्यों लिख लीजिएगा, ठीक है। और एक श्लोक लिखा है हरि संहिता का, पंचवर्षा स्मृता बाला मुग्धा च शर समाविदम, तो ये मुग्धा वाला जो है हारित का है, ये भी याद रखिएगा। गोरकी मैंने क्यों बताया है वो भी याद रखिएगा। नीचे पराशर स्मृति लिखा हुआ है, श्लोक दिख रहा है, पराशर स्मृति, 8 वर्षा भवेद गौरी 9 वर्षा तो रोहिणी 10 वर्षा भवेद कन्या अत ऊर्ध्वम रजस्वला, मिला, Yes, sir. यही मैंने आपको लिखा दिया है। नेक्स्ट पेज पे आइए, आधार पर वय वर्गीकरण, गबाकू मिला पहला ही, गबाकू, काश्यप लिख लीजिए वहीं बगल में, गर्भावस्था बाल और कुमार कुमारी मिल गया होगा। नहीं मिला। मिल गया सर। मिल गया सर। इसके बाद क्षीरप क्षीरान्नाद अन्नाद नीचे दिया हुआ है, उसको मार करिएगा, जहां बाल लिखा हुआ है ना, क्षीरप क्षीरान्नाद अन्नाद, प्रथम वर्ष 2 से 3 वर्ष और 3 वर्ष के बाद, हालांकि जो हमने आपको लिखाया है वही याद रखिएगा। थोड़ा सा नीचे देखिए, उसी के नीचे जात मात्र लिखा हुआ है, प्रथम 5 दिन, मिला। Yes, sir. एक निष्क्रमण संस्कार होता है, चौथे महीने तक करते हैं, वो भी वहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके नीचे आ जाइएगा, बाल पौगंड किशोर और यौवन, थोड़ा सा मॉडर्न से कोरिलेट किया गया, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। तो पौगंड जो है स्कूल गोइंग एज है, बाल जो है प्री स्कूल एज है, किशोर जो है 10 से 15 प्री एडोलोसेंट एज है, और 15 वर्ष के बाद एडोलोसेंट एज है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना, पौगंड किशोर यौवन ये सब। कुमारी में भी दिया हुआ है ऐसे, वहां भी पौगंड का कुछ दिया हुआ है, उसको देखिएगा। नेक्स्ट पेज पे एक चार्ट बना हुआ है, ध्यान से समझिएगा, हम समझाने की कोशिश करेंगे, नहीं समझ पाए तो बाउंसर हो जाएगा। और समझ लिए तो बल्ले बल्ले। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10 मिनट में ख़त्म कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम समाप्त करेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे की चीज़ें हवा हवाई नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ड्रग डोज इन चिल्ड्रन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चार्ट आज हम लोग देख के तब इसको समाप्त करते हैं। तो देखिए जो चार्ट बना हुआ है 21 नंबर पेज, सॉरी 19 नंबर पेज पे देखिएगा, मिला। यस सर। तो चार्ट में पहले कॉलम में देखिए लिखा है बाला कुमारी और रजोमती, ऐसा लिखा हुआ है। यस सर।
बाला है, कुमारी है और तीसरे में रजोमती लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो 3 एज है इसमें दोषों की स्थिति यहाँ पे बताई गई है ना। देखिएगा तीसरे कॉलम में जहाँ पे दोष स्थिति है तो सबसे पहले जो बाला, इसको हम याद करेंगे बाकर, देखिएगा सब में हम पहले तो बढ़ा हुआ सब में लिखा, ठीक है। इसमें पित्त भी कम रहेगा, वात भी कम रहेगा। जैसे हम बना रहे हैं वैसे बदल लिखेंगे। अब इसमें बढ़ा हुआ है, पित्त सम कर देंगे, सम में एक ऐसी लाइन, और वात घटा हुआ रहेगा। और रजोमती में देखिएगा पित्त बढ़ा रहेगा और वात सामान्य रहेगा। इसमें क्या लिखा है? पहला बाला में देखिएगा कफूर, लवण, पित्त एवं वायु मिला। Yes, sir. कफूर लवण मतलब कफ, लवण यानी बढ़ा हुआ है, पित्त और वायु हीन यानी कि कम है। दूसरा है कुमारी, देखिए वहां क्या है? कफूर, लवण, पित्त, मध्य। मध्य मतलब पित्त मध्य है, तो हमने उसको एक इस तरीके से लाइन बना दिया। और वायुहीन होगा वहां पे देखिए, ठीक है ना। और ये तीसरा देखिए कफूर लवण होगा, पित्त में क्या है? पित्त भी लवण है और वायु कैसा है? हीन है। तो वायु में हम इसको ऐसे हीन किस तरीके से, समझ में आया? ये इन आयु में हमारे दोषों की स्थिति होगी। कफूर लवण तीनों हो गए, पित्त लवण सॉरी पित्तहीन वायुहीन किसमें हो गया? बाला में। और जो रजोमती है उसमें पित्त और लवण होगा, पित्त बढ़ा हुआ होगा, कफ भी बढ़ा हुआ होगा, और वायु क्या है? हीन है। तो हम देख रहे हैं सम पित्त, जो सम शब्द है सिर्फ एक जगह आया है, किसमें आया है? कुमारी में आया हुआ है। और वात कहाँ पे हीन है? 2 जगह, तीनों में नहीं सर, तीनों में। वात आपका तीनों में हीन है, कफ तीनों में बढ़ा हुआ है। याद करने का तरीका, कफ तीनों में बढ़ा हुआ है, वात तीनों में कम है, और पित्त एक में घटा हुआ है, एक में लवण है, और बीच वाले में क्या है? मध्यम है। यानी जो मध्यम है, मध्य में है, उसमें पित्त कैसा है? मध्यम है। इससे ज्यादा क्लियर समझाना संभव नहीं है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछ लेगा कि कुमारी अवस्था में दोषों की स्थिति, वहां पे 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, है ना, कि कफ उल्लवण, पित्त उल्लवण, वातहीन। तो इस तरीके से 4 तरीके से ऑप्शन बना देगा। तो अगर आपको ये पता है बाकर, अगर आपको पता है तो कम से कम ये पता रहेगा कि हमारा जो कुमारी है वो बाकर यानी मतलब कुमारी कहाँ पे है? बीच में आ रहा है। तो वहीं पे हमारा बीच में पित्त भी मध्यम था और कफ तीनों में बढ़ा हुआ है। समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। इतना, इसके आगे का कल पढ़ाएंगे। जब इतना पढ़े रहेंगे तभी आगे का समझ में आएगा, क्योंकि जो ड्रग डोज इन चिल्ड्रन पढ़ेंगे, जब आप आयु जानते रहेंगे तभी आपको आगे का क्लियर होगा। ठीक, वहाँ पे विश्वामित्र हैं, तमाम आचार्यों के अनुसार जो डोज बताई गई है, किसके अनुसार कितना है, सुजुक के अनुसार कैसे बच्चों में औषधि बताई गई, काश्यप ने क्या बताया है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा और समय निकाल के मिस मत करिए इसको, ठीक है। और कल का चैप्टर पढ़ाने के बाद हो सकता है कल ही हम लेहन स्टार्ट करेंगे, लेहन पढ़ाएंगे और वेदनाध्याय पढ़ाएंगे और बालग्रह पढ़ाएंगे। पहले ये 3 चैप्टर खत्म करने के बाद फिर बाकी जो बचा रहेगा उस पर आएंगे। और एक व्याधि वाला जिसमें क्षीरालसक वगैरह है ना, वक्त है, क्षीरालसक है, ये सब एक बार सारी व्याधियों को हम एक बार कवर करेंगे। तो इधर एक हफ्ते में जितना हो सकेगा हम खींच के खत्म करेंगे। क्लास मिस मत करिए।